हेलो स्टूडेंट, पावर प्लांट का आज ये तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बता दिया था और उसमें मैंने आपको ठोस ईंधन के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया था। अब हमारा ये तीसरा लेक्चर है आज का। तो इस तीसरे लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ द्रवीय ईंधन। द्रवीय ईंधन क्या होता है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया है द्रवीय ईंधन लिक्विड फ्यूल, ठीक है। इसके अंतर्गत ये ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल का निर्माण करते हैं, यानी H2O करते हैं या आप यह बोल सकते हैं कि द्रवीय ईंधन को पेट्रोलियम के आसवन नहीं होगा, ये गलत है, आसवन के द्वारा यानी अगर हम पेट्रोलियम का आसवन करेंगे तो उनके द्वारा हम द्रवीय ईंधन को तैयार कर सकते हैं। जैसे आप पेट्रोल देखिए, केरोसिन हो गया जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, डीजल हो गया, हल्का ईंधन हो गया, ईंधन तेल हो गया और भारी ईंधन तेल हो गया, ठीक है ना। अब द्रवीय ईंधन का जो हमें, हालांकि इस टॉपिक में हमें द्रवीय ईंधन के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमारा मेन टॉपिक था हमारा यहाँ पे ठोस ईंधन, जिसे हमने विस्तार से बताया था आपको, और तीसरा है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन को बहुत विस्तार से पढ़ना है। द्रवीय ईंधन उतना ज़्यादा हमारा टॉपिक नहीं है इसमें, इस अध्याय में, ठीक है ना। तो इसके बस हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहें। ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधन के लाभ। अब हम ये देखते हैं कि ठोस ईंधन की अपेक्षा जो द्रवीय ईंधन होते हैं यानी द्रव ईंधन होते हैं उनके लाभ क्या होते हैं। हालांकि ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधन में प्रदूषण स्तर कम होते हैं, बहुत इसमें उसके उष्मीमान बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ठोस ईंधन की अपेक्षा द्रव ईंधन प्रयोग करने के निम्न लाभ है, ठीक है। अब हम द्रव ईंधन क्यों प्रयोग करते हैं, देखिए, द्रव ईंधन सरलता से प्रज्वलित हो जाते हैं। प्रज्वलित का मतलब होता है तुरंत ही क्या करते हैं, जलने लगते हैं। हमें उन्हें जलाने के लिए समय नहीं लगता है। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इनको जलाने के लिए हमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जब टाइम लगेगा तो हमारा ईंधन क्या होगा, यानी उसमें क्या प्रदूषण ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, यानी धुएँ निकलेंगे। धुएँ में CO2 होता है, ठीक है ना, CO होता है, CO2 होता है। तो हमारा जो द्रवीय ईंधन होता है ये तुरंत प्रज्वलित तुरंत हो जाता है और तुरंत ये जलने लगता है। इसलिए दहन तुरंत प्रारंभ किया अथवा रोका जा सकता है, ठीक है। अगला है इसका लाभ है, इसका उष्मीमान अधिक होता है। यानी जो ठोस ईंधन होते हैं इनकी अपेक्षा द्रव ईंधन के उष्मीमान बहुत ज़्यादा होते हैं। राख की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, मतलब अगर हम द्रवीय ईंधन को जलाएंगे तो इसमें राख बिल्कुल नहीं होते हैं, जबकि हमारा ठोस ईंधन में बहुत ज़्यादा राख निकलते थे। वातावरण स्वच्छ रहता है, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। प्रदूषण तो होता है लेकिन बहुत कम होता है ठोस ईंधन की अपेक्षा। अगला है हमारा, द्रव ईंधन का प्रयोग भंडारण तथा वाहन अपेक्षाकृत सरल है। वाहन नहीं होगा, यहाँ वहन करना, यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, भेजना, और इनको भंडारण यानी स्टोर करना ठोस ईंधन की अपेक्षा सरल है। इनके भंडारण के लिए ठोस एवं गैस ईंधन की तुलना में कम भंडारण आयतन की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कि अगर ठोस ईंधन है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, बट हमारा द्रव ईंधन है तो हम बहुत कम आयतन वाले जगह पे, यानी बहुत कम जगह पर इनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा द्रव ईंधन प्रयोग की हानियाँ, यानी जब हम द्रव ईंधन का प्रयोग करते हैं तो उसकी हानियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। द्रव ईंधन मूल्य कोयला की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक है। यहाँ पे होना चाहिए द्रव ईंधन ठोस ईंधन की अपेक्षा बहुत क्या होते हैं, महंगे होते हैं, वो भी 4 से 5 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। अगला है विस्फोट का खतरा बना रहता है, यानी इनके विस्फोट होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। क्यों, जैसे पेट्रोल हो गया, अगर पेट्रोल का जो नॉकिंग होता है, नॉकिंग, ठीक है ना, पेट्रोल की जो नॉकिंग अवस्था होती है, नॉकिंग अवस्था क्या होती है, नॉकिंग अवस्था ऐसी अवस्था है
कि इंजन में, यानी उसके इंजन में जब ईंधन जलता है तो जलने के बाद जो अचानक वृद्धि हो जाती है वही नॉकिंग कहलाता है। तो सोचिए अगर अचानक वृद्धि हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, इंजन विस्फोट हो जाएगा यानी फट जाएगा। ठीक है। अगला है यहाँ पे ज्वलनशील तथा उड़नशील द्रव ईंधन की दशा में आग लगने का अधिक खतरा रहता है। यानी अगर ये ज्वलनशील है और उड़नशील है, यानी उड़नशील और ज्वलनशील होने के कारण इसमें आग लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे ठोस ईंधन हो गया, उसमें देखिए उसमें उसको जलाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, हम बहुत उसे जलाएंगे। जैसे कोयला हो गया, कोयलों को पहले हम सुलगाएंगे, ठीक है ना, आग लगाएंगे उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है आग पकड़ने में। बट इसमें क्या है, इसमें सेकेंडों में ही तुरंत, यानी बहुत कम समय में ही इसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है। अगला है, यह भारत में बहुत कम प्राप्त होता है तथा दहन पूर्ण होने पर दुर्गंध देते हैं। कहने का मतलब अगर ये दहन होंगे तो इससे दुर्गंध आती है। आप लोग देखे होंगे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जब ये दहन होते हैं तो इनके धुएं में से दुर्गंध आती है बहुत ज़्यादा, और ये भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम का जब आसवन किया जाता है तो इनका आसवन करने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। जैसे ईरान हो गया, ईरान से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को खरीदते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे देश हैं, ईरान हो गया और हमारा इंडोनेशिया हो गया, इन सब से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को खरीदते हैं। और हमारे भारत में ये जो है बहुत कम ही पैदा होता है, यानी बहुत कम ही निकलता है। ठीक है ना। अब अगला है, ये बहुत मेन टॉपिक है ये, कुछ प्रमुख द्रव ईंधन तथा उसमें उपस्थित अवयव का प्रतिशत। तो कुछ द्रवीय ईंधन ऐसे हैं जिनमें उसमें क्या क्या उपस्थित रहता है, उनकी कितनी मात्रा में उपस्थित रहता है, ये एक सारणी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है पेट्रोल, क्योंकि ये भी द्रव होता है। पेट्रोल में जो कार्बन होती है, कार्बन वो होती है 85 के लगभग, हम 86% बोल सकते हैं, ये 86% होती है। बट हाइड्रोजन 15% होती है, लगभग 15% होती है। और सल्फर बहुत कम होती है, यानी न के बराबर। और इसमें राख बिल्कुल नहीं उत्पन्न होता। ठीक है ना। देखिए इसमें चाहे पेट्रोल हो, चाहे बेंजीन हो, केरोसिन हो, डीजल हो, हल्का ईंधन हो, इन सब में राख बिल्कुल नहीं होता, बस केवल भारी ईंधन में बहुत हल्का फुल्का राख निकलता है। ठीक है ना। बेंजीन में लगभग 92% हमारा कार्बन होता है, 8% लगभग हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। और केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में 86 यानी 87% के एबव हमारा क्या होता है, कार्बन होता है, और 13 या 14% के लगभग हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, बाकी हमारा सल्फर होता है। ठीक है। अब अगला है डीजल तेल, इसमें लगभग 87%, इसमें भी 87% कार्बन होता है और लगभग 13% हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। बाकी हमारे क्या होते हैं, सल्फर है। और उसी तरह हल्के ईंधन का जो उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है उसमें 87% कार्बन की मात्रा होती है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब ईंधन हैं, द्रवीय ईंधन है, सब में लगभग वही 87 के एबव हमारे क्या है, कार्बन की मात्रा है। ठीक है ना। 87-88 के एबव है। केवल बेंजीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लगभग 92% हमारा कार्बन पाया जाता है। और आपको पता है जिस ईंधन में कार्बन हाइड्रोजन जितना रहेगा वो ईंधन उतना ही अच्छा रहेगा, यानी ऊष्मा की दृष्टि से, यानी अगर वो उससे ऊष्मा निकल रहा है ना, तो उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन की अधिकता है तो वो बहुत अच्छा ईंधन माना जाएगा। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है ईंधन के विशिष्ट गुण, द्रव ईंधन के विशिष्ट गुण, जिसमें हमें पढ़ना है फायर बिंदु, फ्लैश बिंदु, जमाव बिंदु, श्यानता, नॉकिंग लक्षण, सीटन संख्या, ऑक्टेन संख्या, कार्बन की मात्रा, राख की मात्रा, आपेक्षिक गुरुत्व और हीटिंग मान। मतलब जो द्रव ईंधन होते हैं उनके अंदर गुण क्या क्या होते हैं, अगर उनके अंदर ये सारी गुणें नहीं होंगी तो वो हमारा द्रव ईंधन नहीं माना जाएगा, और माना भी जाएगा तो वो हमारे अन्य ईंधन की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर होगा, यानी बहुत ही मतलब बेकार ईंधन कहलाएगा। ठीक है। और बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया है उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। और थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, जो पेट्रोलियम होता है, आपको पता होगा पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है। पेट्रोलियम जो है लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो जीवाश्म थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और दबने से जो उच्च दाब होता है, उच्च दाब, ठीक है ना, उच्च दाब और
उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या हो गए थे, वो लोग पृथ्वी के अंदर दबे हुए थे, और जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसी पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। तो वो कच्चे तेल के रूप में हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समुद्र के अंदर हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के सहारे, यानी उनको खोद कर पाइपलाइन के सहारे हम क्या करते हैं, उनको निकालते हैं। ठीक है ना, वही हमारा पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है ना, जिससे हमें पेट्रोल और डीजल, केरोसिन आदि प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नोट्स इसका ज़रूर बनाइएगा। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।